हमारे सभी मेहमानों का किया जाए स्वागत। ओस्टर कैपिटल के अतुल जोशी साहब, जानी मानी सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार जी, मीरे एसेट मैनेजर से महेंद्र जाजू साहब, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अजय कंवल साहब, कंप्लीट सर्कल वेल्थ के गुरमीत चड्ढा साहब हमारे खास मेहमान हैं आज इस पॉलिसी का पूरा विश्लेषण करने के लिए। अतुल जोशी साहब, स्टैंड में बदलाव किया है गवर्नर साहब ने, और साथ ही महंगाई और जीडीपी के आंकड़ों में छोटा मोटा बदलाव, पूरे साल भर के लिए नहीं। कैसे देखते हैं आप इस पॉलिसी को? बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। मैं कहूँगा कि मतलब इतनी अच्छी पॉलिसी बहुत सालों के बाद सुनी। क्या बात है। बहुत ही स्मूथली उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि फरवरी में रेट कट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सस्टेन्ड बिलो 4% जो लैंग्वेज वो पिछली दो पॉलिसी से यूज़ कर रहे थे, उन्होंने उसको चेंज कर दिया। लैंग्वेज उन्होंने क्या यूज़ की, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज यूज़ की है, ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन विथ टारगेट ऑफ 4% while supporting growth। तो ये बहुत ही चेंज उन्होंने, और ये कम से कम 3 से 4 बार वो पॉलिसी स्टेटमेंट में बोल चुके हैं। एक हिंट दे रहे हैं कि फरवरी के लिए आप तैयार हो जाइए, प्रोवाइडेड जो उन्होंने रिस्क बताया कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, कमोडिटी प्राइसेस, एडवर्स मॉनसून इफेक्ट, मतलब वो सारे चीज़ अगर एडवर्स प्ले नहीं करती है तो फरवरी के लिए उन्होंने स्टेज तैयार करके रखा है। दूसरी चीज जो उनका कॉन्फिडेंस है कि जीडीपी के आंकड़े उन्होंने जो बढ़ाए हैं, उसका जो उनका कॉन्फिडेंस है वो एक्चुअली आ रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ से। अगर हम अगस्त तक के आंकड़े देखते हैं तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 3,75,000 करोड़ था लगभग, और ये साल उन्होंने 75,000 करोड़ कम खर्चा किया है। मतलब सिर्फ 3 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने, गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। तो ये जो बैक एंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन और जीडीपी ग्रोथ को एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ेगी इकोनॉमी। तो इसकी वजह से इन्होंने जो पूरा शिफ्ट किया है कि Q3 Q4 में जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगा, 20 बेसिस पॉइंट से Q4 में उन्होंने बढ़ोतरी बताई है। तो इसका जो बेसिक अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर शायद थोड़ा एक्सपोर्ट लेवल पे, मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल रिस्क है, काफ़ी सारे दूसरे रिस्क है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको सपोर्ट करेगी। बाकी के जो भी मेजर्स किए हैं वेरी वेरी गुड, मतलब वो एनबीएफसीज के बारे में हो, प्रीपेमेंट के बारे में हो, बहुत ही बढ़िया मेजर्स उन्होंने किए। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में मेरे ख्याल से 75% चांस मैं कहूँगा कि फरवरी में रेट कट हम मान सकते हैं। ओह, क्या बात है। और अगर अतुल जोशी साहब तारीफ कर दे पॉलिसी की तो मतलब बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। मतलब मैं भी सर इतने सालों से आपके साथ पॉलिसी का कवरेज कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हुए मतलब तो कुछ न कुछ वाकई में गवर्नर साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। नहीं तो बहुत ही दो टूक राय रखने वाले, एकदम साफ सुथरे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं क्या खराब है और क्या अच्छा है। आज हम बगर साहब को मिस कर रहे हैं, आज बगर साहब छुट्टी पर हैं तो जुड़ नहीं पाए, लेकिन अतुल जोशी साहब ने इसका बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण किया। गुरमीत चड्ढा साहब, क्या बाजार के लिए भी वाकई में पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है? इंक्रीमेंटली पॉजिटिव है अनिल जी, और देखिए कितना काम और कंपोजर है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। बॉन्ड यील्ड्स देखिए इंडिया की कितनी स्टेबल रही हैं। आप इसको कंपेयर करिए यूएस बॉन्ड यील्ड से, जो कि सबसे सेफ हेवन माना जाता है। बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी 6-7 पैसे नीचे गिरी है, तो इसका मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट बैंक के ट्रेजरी गेंस में भी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी पिछले एक क्वार्टर में 30-40 पैसा की सॉफ्टनिंग हुई है, और बॉन्ड यील्ड अगर लोअर रहता है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग बिना रेट कट के भी थोड़ा सा रेट कट तो मार्केट को मिला है कि अगर जब आप एक्सटर्नल अपने फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज करते हैं, इन्फ्लेशन अच्छे से मैनेज करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्ड हो रहे होते हैं, करेंसी स्टेबल होती है, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट सिस्टम पे बहुत बड़ा आता है। और मैं कहता हूँ आरबीआई और उसकी पूरी टीम डिज़र्व करती है बेस्ट बैंकर का अवार्ड, और बहुत अच्छी पॉलिसी थी। मैं इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे मैंने बोला, मैं देखना चाहूँगा पीएसयू बैंक्स पे, कुछ एनबीएफसीज पे थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, उसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने दोबारा अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके कुछ पॉकेट्स पे कंसर्न दिखाया है। पास में भी उन्होंने दिखाया था, जैसे गोल्ड फाइनेंस से रिलेटेड था, आईपीओ फंडिंग से रिलेटेड था, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर से रिलेटेड था। दूसरा, थोड़ा सा फोरक्लोजर चार्जेस में और ट्विकिंग करी है, जो स्पेशली जो फ्लोटिंग रेट लोन है। तो एनबीएफसीज पे थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएशन अब करना पड़ेगा कि किस एनबीएफसीज जो है वो आरबीआई के राइट साइड में है, और काफ़ी सारी एनबीएफसीज अभी लिस्ट भी होनी है। जैसे अभी बजाज हाउसिंग हुआ है, एचडीबी फाइनेंशियल का लिस्टिंग है, क्योंकि वो प्रीमियम लेयर एनबीएफसी है जो आरबीआई चाहता है कि मार्च तक लिस्ट हो।
तो ये मैं देखना चाहूँगा। बट ओवरऑल जैसा मैं बोल रहा हूँ, PSU बैंक्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस लेवल पे, सारे फैक्टर्स जो हैं उनके फेवर में आ रहे हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए बाजार के लिए पॉलिसी का हाल। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी जैसा कि अजय कंवल साहब बता भी रहे थे कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, ज़्यादा किसी तरह के कोई डिस्टर्बेंस करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर इस पॉलिसी को बैंकिंग सेक्टर के लिए आज से सर? Nil ji, first is confidence on GDP, on making sure that inflation targeting we are on track. I think it's a positive boost for all of us. But important is, right now nothing needs to be changed. So let's keep doing what we are doing. He's shown his stance. मतलब डायरेक्शन उन्हें बता दी कि जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर काटेंगे. And so I think best is we continue doing what we are doing. Economy is doing well, and we wait for the next meeting. Till then, keep doing hard work. ठीक बात है, सब कुछ ठीक चल रहा है और चलने दें उसे। आइए एक बार वृंदा जी से भी राय ली जाए पॉलिसी पर उनकी तरफ से। वृंदा जी, आपको अब कॉन्फिडेंस है कि फरवरी में ब्याज दरें घटेंगी? देखिए, इन्फ्लेशन को लेकर ही RBI गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच जो शुरू करी इन्फ्लेशन को लेकर ही किया, और फिर थ्रू आउट हिज स्पीच वो इन्फ्लेशन के बारे में बोलते रहे और कंक्लूजन में भी वही कहा। तो इन्फ्लेशन को लेके उनकी जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी जो कह रहे हैं ना कि सितंबर तक तो बढ़ सकता है, उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा था, तो उसके बाद इन्फ्लेशन के सॉफ्टन होने की अपेक्षा है। तो इस कॉन्फिडेंस को लेके RBI गवर्नर कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल पे जा, और दूसरी बात की ग्रोथ पे भी वो कॉन्फिडेंट है। PMI मैन्युफैक्चरिंग और PMI सर्विसेज के बारे में भी उन्होंने कहा, और हाई इंडिकेटर इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स के बारे में भी कहा, और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रेट्स कट कर रहे हैं। तो इन सब को लेके RBI को इतने कॉन्फिडेंस आया है, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल पे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। दिस इज नॉट अ टाइम टू बी adventurous. Caution throughout his speech, caution का अंडरलाइन टोन था कि कमोडिटी प्राइसेस अभी इमीडिएटली बढ़ेंगे, क्योंकि चाइना को लेके जो पॉजिटिव मूड बना है उससे कमोडिटी प्राइसेस पे इंक्रीज आई है। लेकिन उन्होंने ऑयल के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ऑयल, जहां तक फ्यूल प्राइसेस है, एनर्जी प्राइसेस है, दैट विल रिमेन स्टेबल, बट सम कमोडिटी प्राइसेस कुड गो अप, and food inflation depends on climate change, and finally of course geopolitical situation which could affect inflation. तो पूरा उनको जो कंसर्न था वो इन्फ्लेशन पे था। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि going forward we would get space to open up, क्योंकि growth is comfortable, central banks globally are cutting rates, so that gives us a window of opportunity to also start cutting rates. So मुझे लगता है कि definitely by February the rate we can expect RBI to move into rate cuts mode, provided that the geopolitical situation does not get out of hand. That's all. बिल्कुल। तो अगर अभी जैसा माहौल बना रहे तो फरवरी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। बॉन्ड मार्केट क्या कह रहा है? जाजू साहब जरा समझाएं, वहां पर भी क्या ब्याज दरों में कटौती को लेकर कुछ एक्शन जैसी बातें हो रही हैं? देखिए, पॉलिसी के बारे में मेरा एनालिसिस बोलता है कि जो अनिश्चितता अभी हमारे पास है वो आगे जाके पॉजिटिव वे में रिजॉल्व होगी, और इसके बारे में गवर्नर साहब का मैसेज बहुत क्लियर है। जो उन्होंने स्टांस को चेंज किया अगेंस्ट द ब्रॉडर मार्केट एक्सपेक्टेशन, ये बहुत क्लियर मैसेज दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस कि आगे जाकर जो ट्रैक आएगा वो भारत के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सपोर्टिव होगा। और जहाँ तक रेट कट का सवाल है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, जिस तरह की ग्रोथ और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है, बहुत क्लियर है कि आगे जाके रेट कट्स होने हैं। अब ये रेट कट कब होगी इसको लेके बहुत सारे अलग अलग अनुमान है। मैं अगर ओवरऑल सबका व्यू देखूं तो सबको लगता है जनवरी मार्च क्वार्टर में जाके कहीं पर रेट कट होगा। हम जो मार्केट प्रैक्टिशनर है, हमारे लिए डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो रेट कट चाहे जनवरी में हो या मार्च में हो, अभी आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 10 ईयर यील्ड 6.75 पे आ गया है, और हमने यूएस में भी देखा कि 1-1.5 साल तक करीब यूएस यील्ड कर्व इन्वर्टेड रहा। सो मेरे ख्याल से मार्केट ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के रेट कट होगा, और वो कॉन्फिडेंस आज गवर्नर साहब के पॉलिसी ने रीइंफोर्स किया। तो जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस और प्रोजेक्शन जो पॉलिसी में दिख रहा है, उसके हिसाब से मेरा अनुमान है कि मार्केट फरवरी मार्च तक वेट नहीं करेगा रेट कट का, और उसके पहले ही मार्केट में एक्शन है और मार्केट में एक्शन आएगा। तो जहाँ तक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स का सवाल है, रेट कट के लिए वेट करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। मार्केट काफ़ी आगे के प्रोजेक्शंस लेके चलता है, तो टाइम जो है फिक्स्ड इनकम
को और सीरियसली देखने का वो अभी है, ऑलरेडी 6 महीने से था। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फरवरी मार्च तक तो बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी ब्याज दरों में कटौती को पचा लेगा, तो क्या और हो सकता है उससे पहले ही फिर एक्शन आता हुआ दिखे, तो क्या आपको लगता है कि ब्याज दरें इस फाइनेंशियल ईयर में घटेगी? आपका क्या अनुमान है जाजू साहब, कब से घटना शुरू होंगी? देखिए, अभी हमने इस पॉलिसी के पहले जो हम बात कर रहे थे, तो मोर और लेस सबका व्यू था कि इस पॉलिसी में भी स्टांस में चेंज नहीं होगा, लेकिन वो एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि पॉलिसी में स्टांस चेंज हुआ। सो इसका मतलब मेरा ये मानना है कि उसी तरह से जो रेट कट की हम अभी टाइमलाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले ही रेट कट हो जाएगी, क्योंकि यूएस फेड के पास तो बहुत बफर है। उनका रेट कट जो प्रोजेक्शन अगेन पॉलिसी के बारे में डिबेट है कि 25 बेसिस होगा, 50 बेसिस होगा, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक फेड की पॉलिसी साइकिल खत्म होगी, वो 200 से 250 बेसिस पॉइंट रेट कट करेंगे। उसी तरह से हमारा अनुमान है कि जब आरबीआई की रेट कट साइकिल खत्म होगी, तो कहीं ना कहीं 50 टू 75 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होगा। तो आज की जो पॉलिसी है और जिस तरह का रुख हमने देखा, जिस तरह से एक प्लेजेंट सरप्राइज हमको स्टांस चेंज में मिला, उसको देख के मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि दिसंबर में भी हमको रेट कट देखने मिल जाए, बिकॉज अभी हम अक्टूबर में हैं, तो और हमारे पास करीब करीब 10 सप्ताह का समय है बाई दिसंबर एंड। और उस माहौल में यदि इन्फ्लेशन का जो बेस इफेक्ट है प्रोजेक्शन, वो उतना ऊपर नहीं जाता जितना मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है, और यदि ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहते हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी स्टेबल होती है, तो मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद रेट कट थोड़ा प्रीपोन भी हो जाए। और हमने देखा कि अभी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी सडनली अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया। सो दैट मेरे को लगता है वो भी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेजर्स है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। सो मेरा तो आशावादी अप्रोच है, मुझे लगता है कि शायद हमको फरवरी तक वेट ना करना पड़े, उसके पहले ही हमको रेट कट मिल जाए। तो बढ़िया है, चलिए दिसंबर की पॉलिसी में ही ब्याज दरों में कटौती आ जाए तो कहना ही क्या। चलिए, तो जाजू साहब दिसंबर की बात कर रहे हैं, दोनों इकोनॉमिस्ट हमारे अतुल जोशी सर और वृंदा जागीरदार जी कह रही हैं फरवरी में। आइए जरा गुरमीत जी से भी जाने उन्हें कब रेट कट की उम्मीद है। गुरमीत सर, आपका क्या मानना है, कब से होंगी? डेटा डिपेंडेंट होगा अनिल जी, और एक अच्छा इनपुट जो आरबीआई गवर्नर ने दिया वो उन्होंने खारिफ सोइंग के बारे में बात करी, सॉइल मॉइस्चर के बात करी, रूरल रिकवरी के बारे में बात करी। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास अगर रूरल रिकवरी देखने को मिलती है और ओवरऑल इन्फ्लेशन, स्पेशली जो फूड इन्फ्लेशन है और इनपुट कॉस्ट है, उस पर अगर थोड़ा कंट्रोल होता है तो दिसंबर में रेट कट होना चाहिए। और मैं ये भी चाहूँगा कि आरबीआई ये भी नहीं चाहेगा कि वो बहुत बिहाइंड द कर्व हो, क्योंकि ग्लोबली रेट कट साइकिल स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा सॉफ्टनिंग है ग्रोथ में। आप जीएसटी का कलेक्शन देखिए, गवर्नमेंट का भी स्लो डाउन है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आपको अभी अर्निंग स्टार्ट होगा अनिल जी, वहाँ पे भी स्लो डाउन दिखेगा। एफएमसीजी कंपनी ने ऑलरेडी बात करी है इस बारे में। तो मेरा ये मानना है कि बहुत बिहाइंड द कर्व हो जाएगा फरवरी मार्च, और मैं भी चाहूँगा, मैं जाजू जी से अग्री करूँगा कि दिसंबर में ही रेट कट आए। तो बाजार के दिग्गज चाहे वो डेट के हों या इक्विटी के दिसंबर में चाहते हैं। आइए बैंक और बैंकिंग सेक्टर क्या चाहता है और क्या उम्मीद है? अजय कंवल साहब, आप बताएं सर, आपको क्या लगता है इस तरह के माहौल में दिसंबर में ही कटौती हो जाएगी या फरवरी या और भी लेट? अनिल जी, टफ है बोलना, और सिर्फ फ्रैंकली हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें डायरेक्शन मिल गई है। अब वो दिसंबर हो या फेब हो, आई डोंट थिंक सो इट विल मेक अ बिग डिफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर, सो टू से। बट आई थिंक बेस्ट टू नो इज दैट आवर रेगुलेटर हैज अ ड्राई पाउडर, ही विल respond when required, and he has guided the economy through a very tough time. So I think we should take the cue now. Timing may not be the most important thing. I think direction was important, we've got it. And so I don't want to predict, but I think we should already take the cue. बिल्कुल, दशा तो मिली गई है, डायरेक्शन मिली गया है, दिशा मिल गई है बाजार को, और बाजार अब डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। 25,200 के पार निकलता हुआ निफ्टी, और बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट का बड़ा उछाल, 650 पॉइंट का उछाल आता दिख रहा है। अब 51,700 पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। मिड कैप शेयरों में 4 अंकों की बढ़त होने की तैयारी में दीप 900 पॉइंट। और आज की तेजी की क्रेडिट गवर्नर साहब को, और सुबह हम बात कर ही रहे थे कि आज गवर्नर साहब की तरफ से पॉजिटिव सरप्राइज आने के आसार बन रहे हैं। ब्याज दरों में भले ही ना घटाई हो, लेकिन घटाने के सारे संकेत बिना बोले सब कुछ दे दिए उन्होंने। पॉलिसी में जो स्टैंड में बदलाव किया है और जिस तरह की बेहतरीन पॉलिसी, और सबसे बड़ी बात अतुल जोशी साहब ने आज पॉलिसी को थम्स अप दिया है, और उनकी तरफ से थम्स अप आना बड़ी बात है। तो ये सब कुछ होता दिख रहा है। अब जाजू साहब, आपने कहा भी
कि जिन लोगों को फिक्स इनकम में पैसा लगाना है वो इंतज़ार ना करें कि कब ब्याज दर घटेगी, बॉन्ड मार्केट उससे पहले एक्ट कर जाएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या है आपकी राय? क्या आपको लगता है कि इस वक्त सही मौका है डेट फंड्स में पैसा लगाने का? किस तरह के डेट फंड्स ज़्यादा सही रहेंगे? लॉन्ग डेटेड फंड्स, गिल्ड फंड्स, बॉन्ड फंड्स, क्या देखते हैं आप? देखिए, डायरेक्शनली तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो ड्यूरेशन के तरफ ही फर्क ध्यान जाएगा। हालांकि देखिए, रिजर्व बैंक के पास रेट कट करने का जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है, बिकॉज जब फेड रेट हाइक्स कर रहा था तो आरबीआई ने हमारे मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखा और उतना रेट नहीं बढ़ाया जितना फेड ने बढ़ाया। तो फेड जितना रेट काट सकता है उतना ऑब्वियसली आरबीआई के पास रेट कट करने का स्कोप नहीं है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब साइकिल खत्म होगी तो कहीं ना कहीं 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स एट मैक्स रेट कट होगा। और दूसरी चीज़ है कि मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहे हैं, तो आप यदि 6% की टर्मिनल रेपो रेट लेते हैं तो 10 ईयर यील्ड समवेयर अराउंड 660 675 एक फेयर वैल्यू लगता है। मोमेंटम में और भी नीचे आएगा, लेकिन लास्ट ईयर में जो हमारे पास कॉर्पोरेट क्रेडिट पिकअप हुआ, जो लिक्विडिटी टाइटनेस थी, उसके कारण कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड्स बहुत अभी अच्छे लेवल पे है, दे आर लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि जो 3 से 5 साल वाले फंड है जिसमें हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड भी है, वहाँ पर बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है। कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड का हमारा भी इन्वर्टेड है, जो 10 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड है वो करीब 7.30-35 और जो 3 साल वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो करीब 7.75 पे चल रहे। तो एक जो 2 से 3 साल में हम पॉइंट कर में कॉर्पोरेट क्रेडिट में बिकॉज ऑफ दी पिकअप इन क्रेडिट एटसेट्रा, तो अभी जैसे एनबीएफसी पे भी जितने मेजर आ रहे हैं, इस क्वार्टर का जब नंबर आएगा तो हम देखेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ स्पेशली इन द रिटेल सेगमेंट, अनसिक्योर्ड सेगमेंट, माइक्रो फाइनेंस बहुत सिग्निफिकेंट स्लो डाउन आप नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो वो सेगमेंट में मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस जो इन्वेस्टर्स के पास लॉन्ग टर्म रिस्क एपिटाइट है और इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो उनके लिए गिल्ड फंड अभी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा। तो एक बास्केट आप बना सकते हैं जो 3 से 5 साल वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड वाले फंड है और एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले फंड है। इन दोनों के बीच में मुझे लगता है कि जो भी डेट के ऑप्शन है उसमें से सबसे अच्छा यील्ड इस कॉम्बिनेशन से निकलेगा। परफेक्ट। तो गिल्ड फंड्स और साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हैं वो आप खरीद कर निवेश करें। अगर आप डेट मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। इक्विटी मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने की जरूरत है, चड्ढा साहब जरा बताएं आप। तो मैं अग्री करूंगा कि एक तो मैं बहुत समय से बोल रहा हूं, इनफैक्ट हमारी अनिल जी जब चर्चा हुई थी तब 10 ईयर बॉन्ड 7.25 पे था, अभी 6.75 के आसपास है। तो पिछले अगर आप किसी ने 8 महीने साल पहले भी लगाया होगा तो उसका भी डबल डिजिट रिटर्न है बॉन्ड में, शायद निफ्टी के बराबर ही होगा। दूसरा मुझे लगता है थोड़ा एलोकेशन गोल्ड के लिए भी करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि थोड़ा मल्टी एसेट अप्रोच रखिए। जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है, डॉलर थोड़ा वीक होगा तो यूजुअली स्ट्रांग होता है कमोडिटीज़ के लिए। पीएसयू बैंक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा रूरल रिकवरी पे भी फोकस करना चाहूँगा। ह्यूंडई आईपीओ एक थोड़ा सा ऑटो स्टॉक्स में जान ला सकता है, थोड़ा सा करेक्शन आया है ऑटो स्टॉक्स में। और ह्यूंडई का आप ग्लोबली देखिए तो 5 या 6 का पी होता है, तो वो होप करेंगे कि इस आईपीओ से इस रिकॉर्ड को बदलें। तो मैं थोड़ा सा ऑटो, स्पेशली जो 4 व्हीलर कंपनी जहाँ पे करेक्शन अच्छा है, एमएनएम ने हालांकि बहुत अच्छा किया है, नंबर 3 स्पॉट पे आ गया है। टाटा मोटर्स में थोड़ा करेक्शन आया है, तो थोड़ा ऑटो स्टॉक्स पे निगाह रहेगी। और कुछ हद तक मैं चाहूँगा थोड़ा जो बाकी पीएसयू पैक है, डिफेंस स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स हैं, 20-25-30% करेक्शन आया है। और जो डिफेंस इन्वेंट्री है अनिल जी वो लगभग 30-40 साल के लो पे है, क्योंकि इतनी जगह रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो हो सकता है आपको फ्रेश ऑर्डरिंग भी दिखे डिफेंस में। और एक जो हम ऑफसेट क्लॉज है उसमें भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट करीबन 50-60 हज़ार करोड़ है। तो डिफेंस में अच्छा अपॉर्चुनिटी है सिलेक्टिवली। रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छा करेक्शन आया है, तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्सपोजर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक बाजार के लिहाज से भी। आइए आप सभी मेहमानों से विदा लेने का वक्त है। अतुल जोशी सर, वृंदा जागीरदार जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कंवल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र जाजू साहब और साथी गुरमीत चड्ढा साहब का बहुत बहुत आभार आज हमारा साथ देने के लिए पॉलिसी में। और बाकी हमारे साथ सभी खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, विश्वेश जी, जय ठक्कर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज साथ देने के लिए।